हेलो स्टूडेंट्स, नेट पाठशाला में आपका स्वागत है। तो पॉलिटिकल ट्रेडिशंस को कंटिन्यू रखते हुए आज की इस वीडियो में हम मल्टी कल्चरलिज्म को डिस्कस करेंगे, जिसको बहुसांस्कृतिकवाद भी बोला जाता है। तो यहाँ पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है, मल्टी कल्चरलिज्म क्या है, इसका मीनिंग क्या है, क्या कुछ इसकी फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस है, क्या इसका कंटेक्स्ट रहा है ओरिजिन का, एंड कौन कौन से जो थिंकर्स हैं इससे एसोसिएटेड हैं, क्या कुछ कोर फीचर हैं, और कौन कौन से स्कूल ऑफ थॉट हैं जिनने इसको क्रिटिसाइज़ किया है। तो हमारे लिए सारे एस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म मल्टीकल्चरलिज्म ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखा है ताकि आप इसको सेग्रीगेशन के साथ समझ सकें। मल्टी का मीनिंग होता है प्लूरल या बहु, और कल्चरलिज्म यानी कि संस्कृति, ट्रेडिशंस जिसमें आती हैं ट्रेडिशंस, कस्टम्स, रिलीजियोसिटी या फिर लैंग्वेज से रिलेटेड जो डिफ्रेंशिएशंस होते हैं, और एथनिसिटी, एट्सेट्रा। यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिशन, विद रिस्पेक्ट टू कस्टम्स, विद रिस्पेक्ट टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस एंड एथनिसिटी, इन सब डिफरेंसेस को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड रिकॉग्निशंस मेन एजेंडा है किसका, मल्टीकल्चरलिस्ट का। यानी कि जब लोगों की एक समूह में या एक कंट्री में या एक प्रदेश में रहने वाले लोगों की अगर ट्रेडिशन, कस्टम्स अलग अलग है, तो वी हैव टू प्रोवाइड रिकॉग्निशंस टू देयर डिफरेंसेस। ये बात करते हैं इक्वालिटी विद डिफरेंसेस, इक्वालिटी विद डिफरेंसेस। एंड नॉट सेमनेस। ये बात करते हैं सैलेड बाउल कंसेप्ट की, सैलेड बाउल एंड नॉट मेल्टिंग पॉट। सैलेड बाउल क्या होता है, जैसे एक ये है, तो इसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी बनी रहती है, वो अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे लूज नहीं करते। लेकिन जो मेल्टिंग पॉट होता है, मेल्टिंग पॉट का मतलब कि एक ऐसा बर्तन, एक ऐसा पॉट जिसमें जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स हैं उनको शामिल कर दिया गया है, लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाते हैं, उनकी एक कॉमन आइडेंटिटी हो जाती है। जो जितने भी इंग्रेडिएंट होते हैं उन सब का मिश्रण जो होता है वो कॉमन आइडेंटिटी वहाँ पे एक्वायर कर लेता है, यानी कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी यहाँ पे समाप्त हो रही है। लेकिन सैलेड बाउल में इंडिविजुअल जो आइडेंटिटीज हैं वो बनी रह रही हैं। तो मल्टीकल्चरलिस्ट जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटीज को कंटिन्यू रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए बात करते हैं कि डिफरेंसेस को रिकॉग्निशन करने की आवश्यकता है। वो बात करते हैं कि जो कल्चर है दैट इज नॉट प्राइवेट ऑल टुगेदर, ये पब्लिक स्फेयर भी है। यहाँ पे स्टेट के इंटरवेंशन को वो सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट के इंटरवेंशन से डिनाई नहीं कर रहे हैं कि स्टेट शुड इंटरवेन इन द कल्चर टू मेंटेन देयर डिफरेंसेस। यानी कि जो डिफरेंट कल्चर है उनके जो डिफरेंसेस है उनको मेंटेन करने के लिए स्टेट के इंटरफेरेंस को ये अलाउ कर रहे हैं, और ये सैलेड बाउल कंसेप्ट को रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉट की ये बात नहीं कर रहे हैं। अगर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन की बात करें इनकी, तो जैसे लिबरल थे, लिबरल थिंकर्स क्या कर रहे थे, वो इंडिविजुअल्स राइट की बात कर रहे थे। इंडिविजुअल्स राइट्स की, जो इंडिविजुअल होते हैं उनके अपने स्पेसिफिक राइट होते हैं, तो स्टेट शुड रिस्पेक्ट दोज राइट। तो उसी ट्रेडिशन में जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वो कहते हैं कि जो हर एक इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल के अपने राइट है, और इंडिविजुअल अगर एक कम्युनिटी के अंतर्गत रहता है तो कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट भी है। तो अगेन वो अपना जो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन का ओरिजिन ट्रेस कर रहे हैं, जो कम्युनिटेरियन है, जो कम्युनिटी स्पेसिफिक राइट्स की बात कर रहे थे, वहाँ से भी जो मल्टीकल्चरलिस्ट हैं वो अपने आइडियाज़ को ट्रेस करते हैं कि देर आर इंडिविजुअल राइट एज वेल एज देर आर
community specific right, there are specific right to the religious community, there are specific right to the cultural community। यानी कि जैसे अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में हम देखें तो जैसे मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम के अपने रिलीजियस ट्रेडिशंस हैं, अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जिसको फॉलो करते हैं, हिंदूज की अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में जो मल्टी कल्चरलिस्ट कहते हैं कि स्टेट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, हिंदूज के कस्टम्स को भी, मुस्लिम्स के कस्टम्स की, डिफरेंट कास्ट हैं भारत में, तो कास्ट की भी अपनी अपनी अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये कहते हैं मल्टी कल्चरलिस्ट कि स्टेट को सभी की प्रैक्टिसेस को रिकॉग्निशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, यानी कि कम्युनिटेरियन से भी अपने थॉट्स को ओरिजिन ट्रेस कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ये पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी मार्क्सिस्ट थ्योरी है, लिबरल थ्योरी है, नियो मार्क्सिस्ट थ्योरी है। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड की जो थ्योरीज हैं हम इसको डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं। तो ये पोस्ट कॉलोनियल जो थ्योरीज है ये बात कर रही थी कि आफ्टर द एंड ऑफ इम्पेरियलिज्म या आफ्टर द एंड ऑफ कॉलोनियलिज्म इन ए पर्टिकुलर कंट्री, वहाँ पे क्या होता है कि जो जैसे भारत में ब्रिटेन का कॉलोनियलिज्म का एंड होगा, भारत इंडिपेंडेंट होगा 1947 में, तो उसके बाद जो भारत के लोग हैं उनका जो डिस्टिंक्ट कल्चर रहा है, सदियों पुराना जो कल्चर रहा है, उसको दोबारा से रीइन्विगरेट करने की आवश्यकता है, उसको दोबारा से स्टेट के द्वारा सपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रिटिशर ने भारत के कल्चर को इम्पोर्टेंस नहीं दी, वो अपने नेटिव कल्चर को इम्पोर्टेंस देते थे। तो इसी कंटेक्स्ट में जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज वो बात करती है कि अब आवश्यकता है किसकी, जो नेटिव कंट्रीज का जो कल्चर है उसको दोबारा से या पुनर्जीवित उसको करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में भी मल्टी कल्चरलिस्ट अपनी वो करते हैं, ओरिजिन ट्रेस करते हैं। उसके बाद है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये एक नया फिनोमिना है। इसके अंतर्गत जो डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, डिफरेंट जब ग्रुप्स है, चाहे वो कास्ट रिलेटेड हैं, चाहे रिलीजन रिलेटेड हैं, चाहे लैंग्वेज रिलेटेड है, वो क्या कर रहे हैं कि अपने जो ग्रुप राइट्स हैं, अपनी जो ग्रुप आइडेंटिटी है उसको दोबारा से इम्पोर्टेंस प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रिकॉग्निशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, अपनी जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है उसको। तो ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का फिनोमिना है ये वर्ल्ड ओवर है, इंडिया में भी है, और इंडिया में ये इसको ट्रेस कर सकते हैं 1980s में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स करेंगे तब करेंगे। तो उसके बाद से जो कास्ट का जो फिनोमिना है वो भारत की राजनीति में बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स के बाद। ठीक है, तो ये था फिलोसॉफिकल सोर्सेज जहाँ से मल्टीकल्चरलिस्ट जो है वो अपना ओरिजिन ट्रेस करते हैं। आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या पर्टिकुलरली हम कहें कि जैसे कि 1950s-60s में जब कॉलोनियलिज्म का एंड हो रहा था वर्ल्ड ओवर 60s में, तो उसके बाद माइग्रेशन हुआ लार्ज स्केल पे, माइग्रेशन टू वेस्टर्न कंट्रीज या डेवलप्ड नेशन, सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन। इसमें मुख्य जो डेस्टिनेशन है वो है जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, या और भी वेस्टर्न कंट्री है, या न्यूजीलैंड लगा सकते हैं हम यहाँ पे। तो इन कंट्रीज़ में जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ फ्रॉम द नेशंस ऑफ अफ्रीका, फ्रॉम द नेशन ऑफ एशिया, तो उसके बाद क्या हुआ कि इन कंट्रीज़ में डिफरेंट कल्चर से बिलोंगिंग जो पीपल आ गए, तो वहाँ पे एक प्रॉब्लम जनरेट होगी कि कैसे जो स्टेट है वहाँ का वो उनके कल्चर को कैसे आइडेंटिटी प्रोवाइड करे, या फिर जो इन कंट्रीज़ का जो नेटिव कल्चर है उसके अकॉर्डिंगली उनको उनकी प्रैक्टिसेस को मॉड्यूलेट करे। तो ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या रेज होगी। तो कहीं ना कहीं इन कंट्रीज़ की जो पॉलिसी थी उस टाइम पे मल्टीकल्चरलिस्ट पॉलिसीज नहीं थी। तो यहाँ पे जो एक्टिव ग्रुप थे, सोशल एक्टिव ग्रुप थे, उन्होंने डिमांड की कि इन नेशंस को मल्टीकल्चरलिस्ट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए, यानी कि जो डिफरेंट जो नेशंस के जो लोग आ रहे हैं उनके कल्चर को रिकॉग्निशन इनको प्रोवाइड करनी चाहिए। दूसरा क्या था कि जो लिबरलिज्म था अपने चरम सीमा पर था, पर्टिकुलरली आफ्टर द एंड ऑफ यूएसएसआर, आफ्टर द कोलैप्स ऑफ यूएसएसआर। तो जो लिबरल थिंकर थे वो क्या कह रहे थे कि देयर आर यूनिवर्सल राइट, यूनिवर्सल राइट्स। और यूनिवर्सल राइट्स कौन से हैं? जो वेस्टर्न कंट्रीज़ ने, पर्टिकुलरली यूएस ने, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ ने जो अडॉप्ट कर रखे हैं, दीज आर द यूनिवर्सल राइट्स। इसके अलावा राइट्स नहीं हो सकते।
तो यहाँ पे इनके नोशन के खिलाफ, यूनिवर्सल राइट के नोशन के खिलाफ आवाज़ रेज की गई। जो सोशल एक्टिविस्ट ग्रुप हैं, कल्चर स्पेसिफिक एक्टिविस्ट ग्रुप, कल्चर स्पेसिफिक, उन्होंने वॉइस रेज की गई कि नहीं, ये यूनिवर्सल राइट्स कैन नॉट बी देयर, देर आर ग्रुप स्पेसिफिक राइट, देर आर कल्चर स्पेसिफिक राइट। जो थर्ड वर्ल्ड के जो कंट्री हैं, एशिया अफ्रीका के जो नेशंस हैं, उनके राइट्स भी मैटर रखते हैं, ये नहीं कि आप लोगों के ही राइट्स मैटर करते हैं। तो ये भी रीजन रहा है। दूसरा, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज का मैंने डिस्कस कर लिया है। तो जो कोर आइडिया है मल्टीकल्चरलिज्म के, वो क्या है? कोर आइडियाज जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वो बात करते हैं रिकॉग्निशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। वो कहते हैं कि इन प्राइवेट स्फेयर एवरीवन रिकॉग्नाइज कि मेरा कल्चर क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है। बट जब तक प्राइवेट आइडेंटिटी को पब्लिक नहीं कर दिया जाता, जब तक स्टेट की रिकॉग्निशन नहीं आती, तब तक उस आइडेंटिटी को वैलिड नहीं माना जाता है, तब तक उस आइडेंटिटी का प्रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसलिए बात करते हैं कि जितने भी डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटी है, विद रिस्पेक्ट टू लैंग्वेज है, विद रिस्पेक्ट टू कल्चर है, विद रिस्पेक्ट टू एथनिसिटी है, या विद रिस्पेक्ट टू कास्ट है, उस सब को पब्लिक रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। अगर हम इनको डिनायल करते हैं कल्चरल रिकॉग्निशन को, तो उससे ऑपरेशन होता है, ठीक है, जो सही नहीं है। इससे नेशन का डेवलपमेंट रुकता है। अगेन वो बात करते हैं इक्वालिटी विद डिफरेंसेस, इक्वालिटी विद डिफरेंसेस। इक्वालिटी विद डिफरेंसेस से अभिप्राय है कि डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, यानी कि जब लोगों का कल्चर अलग है, जब लोगों के वर्च्यू अलग अलग है, जब उनकी प्रैक्टिसेस अलग हैं, दैट मीन्स दे शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली। उनको इक्वली ट्रीटमेंट करके हम इनजस्टिस करते हैं। ये स्टेटमेंट किसकी भी थी? अरस्तु की भी स्टेटमेंट थी। अरस्तु भी कहता था इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली एंड अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। यहाँ पे हम अरस्तु से यहाँ पे इनका इसको अरस्तु से लिंक कर सकते हैं कि अरस्तु भी यही बात कह रहा था, और ये भी यही बात करते हैं कि डिफरेंट पीपल शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, नॉट इक्वली। उनको इक्वल तरीके से ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद ये बात करते हैं ग्रुप स्पेसिफिक राइट, ग्रुप स्पेसिफिक राइट। यानी कि यहाँ पे तो हमने रिकॉग्निशन प्रोवाइड किए, सिर्फ मान्यता दी है। उसके बाद हमने डिफरेंट जो पीपल हैं उनको डिफरेंशियली हमें ट्रीट करना स्टार्ट किया है। अब हम उनको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं कि दे हैव राइट टू प्रिजर्व देयर डिफरेंट जो आइडेंटिटीज है, उसको प्रिजर्व करने के हम उनको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे बात करते हैं जैसे लिंग्विस्टिक राइट है, लिंग्विस्टिक राइट, जैसे इंडिया के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 350 है, लैंग्वेज से रिलेटेड है ना, कि जो लैंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट दिया गया है कि वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सकती हैं, उसको मेंटेन रख सकती हैं, उसके इनहेंस के लिए कार्य कर सकती हैं। ठीक है, तो लैंग्विस्टिक राइट प्रोवाइड करने चाहिए। इंडिया का ये कंटेक्स्ट है, इंडियन कंटेक्स्ट में आर्टिकल 350। ओके, उसके बाद ये बात करते हैं रिलीजियस राइट की, कि जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी राइट्स प्रोवाइड करने चाहिए। कास्ट से रिलेटेड जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको भी डिफरेंट राइट देने की ये बात करते हैं। उसके बाद जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जितनी भी माइनॉरिटी हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब को ये राइट्स प्रोवाइड करने की बात करते हैं। अगर हम भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो जो आर्टिकल 29 और 30 हैं, वो क्या बात करते हैं कि जो कल्चरल माइनॉरिटीज़ है, जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ है, दे हैव राइट टू एस्टैब्लिश देयर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, राइट टू एस्टैब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि इनको अपने शैक्षणिक
जो संस्थान है वो एस्टेब्लिश करने का राइट प्रोवाइड करता है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन। ये इसी संदर्भ में है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज ट्रीट करते अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनकी जो डिफरेंट आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करने का उनको राइट प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन भी जो प्रोवाइड किया जाता है भारत में वो कास्ट के रिस्पेक्ट में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है वो इसीलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस सही नहीं है और उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया गया है। यानी कि ग्रुप स्पेसिफिक राइट की बात भी कल्चरिस्ट ग्रुप करते हैं। एथनिसिटी के कंटेक्स्ट में देखते हैं, जैसे हमारे ट्राइबल ग्रुप हैं, ठीक है, भारत में बहुत सारे ट्राइबल्स हैं और आपको अगर पता हो तो इसमें जैसे गोंड ट्राइब है, भील ट्राइब है, तो ये जो ट्राइब्स है ये जनरली इनको कंसिडर किया जाता है कि जो मेन पॉपुलेशन है इंडिया की उनसे काफ़ी पिछड़े हुए लोग हैं ये, तो इनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए इनको डिफरेंट राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं भारतीय संविधान में, भारतीय स्टेट के द्वारा, और इनको डिफरेंशियली ट्रीट किया जाता है। तो ये मल्टीकल्चरलिस्ट एस्पेक्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो इनको ग्रुप स्पेसिफिक राइट प्रोवाइड किए गए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है, उसके बाद ये क्रिटिक हैं एसिमिलेशन। ये जो अब मेल्टिंग पॉट का जो नोशन है कि डिफरेंट कल्चर से आने वाले लोग जो मेन स्ट्रीम कल्चर जहाँ पे वो आ रहे हैं, माइग्रेट करके आ रहे हैं, उनको जो जिस नेशन में या जिस कंट्री में वो आ रहे हैं उसके कल्चर को एसिमिलेट करना चाहिए, अपना लेना चाहिए। तो उसको एक क्रिटिसाइज करते हैं कि नहीं, दैट शुड नॉट बी देयर, जो डिफरेंट आइडेंटिटीज है दैट शुड बी मेंटेन, दैट शुड बी प्रिजर्व, दैट शुड बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, ठीक है। तो इसीलिए ये एसिमिलेशन के क्रिटिक। उसके बाद ये बात करते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं उसको पब्लिक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए। कल्चरल आइडेंटिटीज शुड बी पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड, शुड बी पब्लिकली रिकॉग्नाइज्ड। इसका मतलब है कि जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस है, डिफरेंट ड्रेसेस है, डिफरेंट हेयर स्टाइल है, डिफरेंट लिविंग स्टाइल है, डिफरेंट जो क्लॉथ है उनका वेयरिंग स्टाइल है, उसको पब्लिक के द्वारा रिकॉग्निशन प्रोवाइड की जानी चाहिए, यानी कि उसको पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। जैसे कि इंडिया के अगर कंटेक्स्ट में देखें, जैसे जो ये है सिख हैं वो सर पे पगड़ी रखते हैं तो उसको पब्लिक रिकॉग्निशन है, वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं है। जैसे कि साउथ वाले जो लोग हैं बेसिकली उनका पोंगल फेस्टिवल अभी था तो वो क्या करते हैं कि वो स्पेशल ड्रेस वियर करते हैं उस दिन, जो धोती है, कुर्ता है, ठीक है, और इस टाइप में एक लाफा सा होता है, उसको पब्लिक रिकॉग्निशन है कि दे कैन वियर। जैसे मुस्लिम विमेन हैं उनको बुर्का पहनने की इजाज़त दी हुई है भारत में। तो ये क्या है, ये दिखाता है कि इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल नेशन। ये इस पॉइंट को यहाँ पे फॉलो किया गया है कि जो डिस्टिंक्ट आइडेंटिटीज है वो कल्चर वो पब्लिकली आप डिस्प्ले कर सकते हो, पब्लिक प्लेसेस पे उसकी कोई वो नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है पब्लिक प्लेसेस पे उस आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करने की, उस आइडेंटिटी को डिस्प्ले करने की। इस कंटेक्स्ट में इंडिया काफ़ी लिबरल है क्योंकि भारत में हम सब जो डिफरेंट कल्चर वाले व्यक्ति हैं वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज को पब्लिक में प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वेस्ट में देखें, पर्टिकुलरली इन फ्रांस में, वहाँ पे 2016 में एक मैगजीन थी चार्ली हब्दो, वहाँ पे अटैक हुआ था मैगजीन पर, और जो ग्रुप आइडेंटिफाई किया गया था वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो उसके बाद से फ्रेंच में पब्लिक प्लेसेस पे बुर्का पहनने पर बैन लगा हुआ है, तब से लेकर 2016 से लगभग 10 साल हो गए हैं, तब से बैन है। तो जो सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अपने आप को क्या कहते हैं कि भाई वी आर द लिबरल कंट्री एंड वी रिकॉग्नाइज एवरी कल्चर, तो वहाँ पे बैन है अभी तक। लेकिन इंडिया इज़ एन एक्सेप्शन। इंडिया में इतने सारे रिलीजियस ग्रुप हैं, इतनी सारे रिलीजियस आइडेंटिटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे हम अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को पब्लिक में प्लेस कर सकते हैं, कास्ट आइडेंटिटी को पब्लिक में डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो यू आर लिविंग इन अ वेरी वंडरफुल नेशन, यू शुड बी प्राउड ऑफ इट। तो उसके बाद बात करते हैं कि लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म।
तो ये लिबरल मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत ये क्या करते हैं, मल्टीकल्चरलिज्म के अंतर्गत ये रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, जो डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज है, उनको प्रिजर्व करना है। दैट इज नो डाउट, हमें कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करना है, बट इन द केस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटीज वी शुड नॉट वायलेट इंडिविजुअल फ्रीडम। जो इंडिविजुअल फ्रीडम है हमें उसको वायलेट नहीं करना, यानी कि कोई भी कल्चर इस हद तक फ्री नहीं है, इस हद तक उसको फ्रीडम नहीं दी गई है कि वो जो इंडिविजुअल है उसकी फ्रीडम को हार्म कर सके। जेंडर इक्वालिटी है उसकी भी बात की गई है कि आप जेंडरली या विमेंस के साथ या थर्ड जो जेंडर है उसके खिलाफ आप किसी तरह का वायलेंस नहीं कर सकते। दैट इज़ नॉट अलाउड इन केस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। ये बात करते हैं कि ह्यूमन जो राइट्स है उसका भी वायलेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आपका कल्चर है, मान लो बहुत सारे ट्राइब्स हैं इंडिया में, अभी भी वहाँ पे ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जाता है, ठीक है, मानव बलि दी जाती है, तो यहाँ पे ये मल्टीकल्चरलिस्ट है वो उस चीज़ को रिकॉग्निशन नहीं दे रहे हैं कि भाई आपका कल्चर है, आप ट्रेडिशन से फॉलो करते आ रहे हैं कि ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जा रहा है, लेकिन स्टेट विल नॉट अलाउ, क्योंकि यहाँ से ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, जो जीने का जो अधिकार है उसका वायलेशन हो रहा है। तो जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वो किसी तरह की जेंडर इनइक्वालिटी को प्रमोट नहीं करते, किसी तरह के ह्यूमन राइट के वायलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम की विद रिस्पेक्ट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि जो मल्टीकल्चरलिस्ट है वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव फिलोसफी है, वो बात करती है प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी, प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल यूनिक जो आइडेंटिटीज है इंडिविजुअल्स की, उनको प्रिजर्व करने की बात करती है, किसी तरह के ह्यूमन राइट के वायलेशन की, जेंडर इनइक्वालिटी की या किसी तरह के हार्म प्रिंसिपल को वो सपोर्ट नहीं करते हैं। उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंडिविजुअल है उसको रियल सेंस में फ्रीडम प्रोवाइड की जाए, किसी तरह का फोर्स, किसी तरह का इम्पोजिशन उस पर ना हो, ऑपरेशन उस पर ना हो। तो नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें हम जो डिफरेंट जो मल्टीकल्चरलिस्ट जो थिंकर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, उनके क्या डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं इस मल्टीकल्चरलिज्म के रिस्पेक्ट में, और जो डिफरेंट जो स्कूल्स हैं लाइक लिबरल हैं, मार्क्सिस्ट हैं, फेमिनिस्ट है, उन्होंने किस तरह से मल्टीकल्चरलिज्म एज ए फिलोसॉफी को क्रिटिसाइज किया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।